कि ईरान और इजराइल के बीच हालात बेहद गंभीर होते नजर आ रहे हैं। देर रात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करते हुए लिखा कि जंग अब शुरू होती है, यानी कि औपचारिक ऐलान इस जंग का शुरू हो गया है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, यह कहा गया खामनेई की तरफ से। उन पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर करीब 25 मिसाइलों से हमला किया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी ईरान की सैन्य शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ क्रॉप्स ने ली है, यानी IRGC इसको कहा जाता है। दावा यह भी है कि उन्होंने इजराइल पर फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब किसी जंग में फतेह 1 मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि फतेह मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखती है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी हाईटेक होगी। IRGC का यह भी दावा है कि फतेह मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भेद दिया और एक्यूरेट टारगेट हिट किया। कई सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल पर हुए इस हमले से नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस बीच इजराइल पुलिस ने हार्जलिया में मिसाइल हमले के बाद फ्यूल चोरी के शक में 17 साल के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों लड़के मौसाद हेडक्वार्टर पर मिसाइल गिरने के बाद घटनास्थल के पास संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। उनके पास से फ्यूल कैन बरामद हुआ। साथ वहीं वाशिंगटन स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने यह दावा किया कि इस युद्ध में अब तक ईरान के 585 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1326 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ईरान सरकार की ओर से मौत के आधिकारिक आंकड़े इससे कम बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मुताबिक अब तक 224 ईरानी नागरिक मारे गए हैं और 1277 लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध के बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें ईरान जैसी जगहों पर दागी गई और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। अमेरिका को इस खतरे की जानकारी पहले से थी। ऐसे में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए जमीन, समुद्र और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। चलिए खबरों को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इस खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सुधीर सिंह जी हमेशा की तरह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुधीर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आए हैं, जंग का ऐलान हुआ है, लेकिन यह जंग अभी तक आप कैसे देखते हैं? 5 दिन का वक्त बीत चुका है, कहां हैं दोनों देश अभी जंग के मुहाने पर? सुधीर जी देखिए, इजराइल और ईरान का जो जंग है, उसका इजराइल का जो घोषित लक्ष्य है वो परमाणु हथियारों की समाप्ति है, उसका एलिमिनेशन। क्योंकि इजराइल मानता है कि ये जो परमाणु हथियार ईरान के पास है वो उसके लिए, इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा है। क्योंकि इजराइल की जनसंख्या जो है वो लगभग 85-90 लाख के आसपास ही है। तो बड़े देश जो हैं वो ये कहते हैं, एक बार माओ ने कहा था अमेरिका को कि आप अगर हमें हमारे 5 करोड़ लोगों को भी मार देंगे तब भी चीन बचा रहेगा। तो ये बात तो इजराइल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ही सीमित है। तो और इजराइल एक बड़े होलोकॉस्ट से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के हाथों देख चुका है कि किस तरह उसके लोगों का कत्लेआम हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। इस पृष्ठभूमि में ईरान के एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को इजराइल अपने अस्तित्व पर खतरा मानता है। और जो नेतन्याहू साहब का ये हमला है इजराइल का, ये उस दिशा का एक निर्णायक कदम। अब सवाल ये है कि कुछ चीजें तो इन्होंने उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलमेंट है ईरान के नंताज टाउन में, उसके कुछ बाहरी हिस्से तो इन्होंने समाप्त कर दिए हैं, चूर-चूर कर दिए हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर हथियार या उस है नहीं अभी ईरान के पास, बनाने की क्षमता के करीब है। लेकिन जो चीजें हैं वो बहुत ही अंदर रखा हुआ है ईरान ने, और वो एक हथियार अमेरिका के पास है जो उतना अंदर जाके मार सकता है। तो सवाल क्या है कि अमेरिका क्या वो हथियार का इस्तेमाल करेगा? अमेरिका इस युद्ध में सीधा उतरेगा? ये सारे सवाल हैं जो अभी निकलने वाले हैं, गर्भ से, बहस के गर्भ से निकलेंगे। और परिस्थितियां जिस तरह की बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका जो है
इस युद्ध में शिरकत कर सकता है। निश्चित तौर पर। लेकिन सर, अभी तक जो इस पूरे युद्ध में नजर आता है, एक तरफ हम देखते हैं कि दो ऐसी कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान हुआ और एक ईरान हुआ, जो हमेशा अपने परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं और कई बार इस तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी हमने देखे हैं। लेकिन अब ईरान क्या अगला कदम उठा सकता है, और बहुत सारी संभावनाएं, इसलिए भी यही हमने सवाल किया है कि अब क्या इस युद्ध में कुछ बड़ा हो सकता है, जब हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल धमाकेदार हमले कर रहा है। क्या जवाबी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? मैक्सिमम क्या कर सकता है ईरान अभी? देखिए, ईरान के पास परमाणु बम आज के डेट तक नहीं है। वो स्थिति नहीं है कि वो परमाणु बम को एजम्बल करके किसी दूसरे देश पर, टेक द केस ऑफ इजराइल पर डाल दे। ठीक है। लेकिन ये आप याद रखिए कि ईरान के साथ चीन और रूस खड़ा है। तो अगर अमेरिका युद्ध में घुसता है तो फिर सवाल पैदा होगा कि रूस और चीन भी घुसते हैं क्या ईरान की तरफ से। तो इस संदर्भ में जो आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दोपहर की मीटिंग है, जो अमेरिका का दोपहर जो होगा कुछ घंटों बाद, तो उसमें लगभग यही चर्चा होने की संभावना मैं देख रहा हूं कि क्या युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान आर्मी तटस्थ रहेगी, किसी को हेल्प नहीं करेगी। हाँ। तो मैंने ईरान वाले फ्रंट को हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना है। एक पक्ष ये हो सकता है, दूसरा है कि क्या पाकिस्तान अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान के खिलाफ करने देगा। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, और इस महत्वपूर्ण बात के बाद फिर एक सवाल और खड़ा होता है। कल तक जो पाकिस्तान कहता था कि अगर इस्लाम हमारा एक है, हम सब एक हैं और कहीं भी लड़ाई होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है औपचारिक तौर से, ऐसे वक्त में अगर मुनीर जा रहे हैं ट्रंप के पास मिलने, बंद कमरों में बैठकें हो रही हैं, तो क्या अब मजहब से बड़ा डॉलर हो गया है क्या? विकास जी, ये सब धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर विदेश नीति कभी न तय होती थी या न होगी। आप अमेरिका और पाकिस्तान को न देखिए, ईरान और सऊदी अरेबिया को देखिए, दोनों इस्लाम के बहुत बड़े झंडेदार हैं, लेकिन दोनों में कहीं नहीं पटती है। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया ने एक शब्द का बयान जारी किया है कि युद्ध सही है या युद्ध गलत है, जबकि उसके बॉर्डर में ये युद्ध हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। तो कहीं न कहीं जो खाड़ी के देश हैं उनमें आपस में नेतृत्व के लिए रंजिश है। वाकई। तो सऊदी अरेबिया चाहेगा कि ईरान का खात्मा हो जाए एज ए पावर। जो सऊदी अरेबिया का जो चौधराहट है मिडिल ईस्ट में, वो चले। और निश्चित तौर पर बिल्कुल आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सुधीर जी। मैं लौट रहा हूं, इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग का ऐलान किया है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हुई है, यह भी बड़ी खबर है। युद्ध में अमेरिका की एंट्री और अटकलों पर बातचीत चल रही है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स भेजेगा, यह भी बात कहा गया है। और साथ ही हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा हुआ है। अगर ट्रंप ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी ये ऐसे वक्त में चुनौतियां हैं। सुधीर जी, इन पांचों लाइन पर जो भी ब्रेकिंग आई, क्या कहेंगे आप? ट्रंप कह रहे हैं कि हमें पता है खामनेई कहां छुपा है और कहां है वो। देखिए, जो इजराइल हमला करता है बहुत ही प्रिसीजन का हमला करता है। देखिए कि ईरान की पूरी सैनिक जो नेतृत्व है उसका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। वो जहां पर बैठे रहे, जहां पर बात कर रहे फोन पर, जहां खाना खा रहे, जहां सो रहे, वही उसी कमरे में वो हमला होता है। तो ये तो उनके पास इंटेलिजेंस है। और सुप्रीम लीडर बंकर में गए हैं, ये ट्रंप साहब ऐलान कर रहे हैं, तो उनको पता है लोकेशन। और वो अगर लोकेशन पता है तो सुप्रीम लीडर का खात्मा भी करना उनके लिए बहुत ही आसान है जी। लेकिन वो एक टेक्टिकल डिसीजन लेंगे कि सुप्रीम लीडर को मारना है कि नहीं मारना है, या मारना है तो कब मारना है। बिल्कुल आपने सही बात कहा कि डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इजराइल के लिए और ऐसे देशों के लिए कि कहां उनके प्रमुख हैं, कहां उनको हमला करना है, कितना एक्यूरेट टारगेट हिट करना है। सुधीर जी, ये चर्चा जारी है बहुत। सुधीर जी, सबसे महत्वपूर्ण इस समय सवाल ये भी है, अभी आपने जो कहा कि ईरान इस वक्त तक परमाणु हथियार छोड़ने के लिए सक्षम नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी संभावनाएं और आशंकाएं पैदा करती हैं। जैसे G7 से ट्रंप का तुरंत वापस अमेरिका लौटना, रक्षा मंत्रालय के साथ एक बड़ी उनकी बैठक करना, और उसके बाद एक ट्वीट आता है ट्रंप का, और ट्रंप कहते हैं कि जो लोग तेहरान में हैं वो बहुत जल्दी से तेहरान छोड़ दें।
भारत का वहां जो उच्चायोग है, वहां उसकी तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट जाता है कि तेहरान से लोग जल्दी से जल्दी खाली करें, इसके लिए कुछ उन्होंने इमरजेंसी नंबर भी दिए हैं। ऐसे में शी जिनपिंग का भी एक बयान कि जो लोग इजराइल में हैं वो इजराइल छोड़ दें। तो क्या ये संभावनाएं होती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है? ये इशारे किस और हैं? सुधीर जी, एसके मिश्रा साहब जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका भी। जी सुधीर जी। देखिए, ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है कि जब वॉर होता है तो जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स होते हैं वहां से देश अपने लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं जी। ये बहुत छोटा सा प्रोटोकॉल है और सारे देश इसका पालन करते हैं। लेकिन 5 दिन आज युद्ध का हो गया तो निश्चित तौर पर युद्ध का जो इंटेंसिटी है वो लगातार कायम है और मुझे लगता है कि अमेरिका परोक्ष रूप से या सीधे तौर पर अगर 2-1 दिन में शामिल होता है तो युद्ध का जो क्वांटम है वो काफी बढ़ेगा और तेहरान प्रोमिनेंट प्लेस रहेगा, टारगेट रहेगा हमला करने के, और हिस्से रहेंगे, इस्फहान शहर भी रहेगा जहां परमाणु। ठीक है एसके मिश्रा साहब, इन जो बातें की जा रही हैं, भले ही देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से सुधीर जी कह रहे हैं कि एक जनरल लेके लोगों को बुलाया जाता है, पर इसके जरिए एक बड़ा मैसेज भी दिया जाता है। ट्रंप अगर बड़ा ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि तेहरान खाली कीजिए, मतलब कुछ बड़ा होने की संभावना है, क्या ये मैसेजिंग देने की कोशिश है मिश्रा जी? नहीं, देखो 2 चीजें होती हैं इसमें, जो है दोनों गुट, अब क्योंकि गुटबाजी शुरू होने की संभावना है, इसीलिए कहा जाता है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि जो दोनों गुटबाजी जो एकदम जो है ट्रंप का वापस जाना वहां से कनाडा से और वहां की जो है अपनी बैठक बुलाना, इस बात का संकेत है कि लड़ाई तो होगी। और ये भी पता है उन्होंने, जैसे आपने भी बताया पहले कि वहां उनको पता है किस लोकेशन पे है। लोकेशन पता होने के बाद भी उनका जो IRGC जो कोर का कमांडर, उसको भी मारा है उन्होंने बहुत सारे। लेकिन इस सब के बावजूद स्थिति यदि गुटबाजी बन जाती है विश्व के देशों की, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हमें तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट होने वाली है। क्योंकि पहले भी कहा जा चुका है, ये जब तीसरा विश्व युद्ध तो गुटबाजी शुरू हो जाती है और इसमें सबसे ज्यादा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको निशाना बनाना, और जो इजराइल ने किया है उनके न्यूक्लियस बेस पे जाकर के उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। और ये प्रतिष्ठा का एक प्रश्न बन चुका है। और जब प्रतिष्ठा का प्रश्न और एक अहम प्रश्न होता है, देखिए अभी एक इनका बयान आया था बेंजामिन का, नेतान्याहू ने कहा कि भाई देखो, हमें ईरान की जनता से कोई परेशानी है, जो उनके लीडर हैं जो वो जनता को भी परेशान कर रहे हैं, उनकी जनता भी इस बात से बड़ी खुश होगी। तो साइकोलॉजिकल वार भी लड़ा जा रहा है, तो इसमें कोल्ड वार भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल वार भी लड़ा जाता है। इस तरह के मैसेज जाते हैं इस कंट्री, उन दूसरी विरोधी कंट्रीज की, भाई इजराइल खाली कर दो, चाइना कह रहा है, वो कह रहे हैं तेहरान खाली कर दो। तो इस तरह की घटना है। लेकिन हाँ, क्योंकि अपने देश के लोगों को बचाना बेहद जरूरी होता है, नागरिकों को वहां सुरक्षित निकालना हर एक देश के लीडर्स की जिम्मेदारी है, तो इस वजह से वो लोग बुला रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज। एसके मिश्रा जी, अब चूंकि हम अमेरिका की बातचीत कर रहे हैं तो मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है सर, आज जो वहां के समय के अनुसार ट्रंप लंच करने वाले हैं मुनीर के साथ, इसको कैसे समझा जाए सर? क्या ये इसमें एक मैसेजिंग नहीं है जो पाकिस्तान कहता है कल तक कि कहीं भी अगर इस्लामिक कंट्रीज में युद्ध होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, इस्लाम के साथ इस्लाम है, पाकिस्तान में जय फिलिस्तीन जैसे नारे लगना, भारत में भी लगना, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे वक्त में मुनीर अगर ट्रंप के साथ बैठे हैं तो क्या आपकी मजहबी लड़ाई से अब डॉलर बड़ा हो गया है? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ट्रंप की कोई भी, इनकी दो मुखी चाल है, दो मुखी चाल चलते हैं। ट्रंप अपना हमेशा एक जो है ट्रंप चाल चलने की कोशिश करते हैं दोनों पक्षों को। ये भी कहते हैं कि भारत का समझौता, अभी कनाडा में स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ने मेरे से अनुरोध किया था, इस्लामाबाद से रिप्लाई थे, तब जाके मैंने किया, जबकि वो कहते नहीं, मैंने भिजवानी की है, मैंने ये युद्ध समाप्त किया है। वो ट्रंप अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं और ट्रंप की स्थिति वो है कि भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा ऐसी बातें पाकिस्तान को भी हाथ में रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इधर इस्लाम की बात करते हैं, इसके बाद आतंकवाद का विरोध की भी बात करते हैं, इधर इजराइल को भी कहते हैं नहीं हम तुम्हारे साथ में, मतलब बिना पेंदी के लोटे की बात करते हैं। उनके जो दुश्मन है वो दुश्मन है, जो दोस्त है वो दोस्त है, ये भी नहीं है। वो किसी को दोस्त और किसी को दुश्मन बना सकते हैं। अपने दोस्त को, अपने मित्र को, मस्क को उन्होंने कैसे किया? तो उनके ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जाता है, स्थिरता नहीं उनमें। अच्छा एसके मिश्रा साहब, एक और मेरा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में तो देखिए ईरान पर अभी तो कोई परमाणु हथियार नहीं है,
लेकिन इस तरह की जब भी युद्ध हुई हैं और जो बैकबोन होता है जो देश इनके साथ खड़ा हुआ, उसको परमाणु देना मुझे लगता है कि बहुत आसानी से दिया जा सकता है। ये जो गीदड़ भपकियां और कई देशों ने दी, वो किन के सहारे दी, पाकिस्तान जैसे देशों ने, आप ये बहुत बेहतर समझते हैं सर। तो अभी एक्सट्रीम क्या हो सकता है? जैसे इजराइल ने जो दावा किया कि खामनेई को हम ढूंढ रहे हैं, खामनेई पर अटैक करेंगे, तो ईरान अपना एक्सट्रीम अटैक क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के सहारे की बात की कि पाकिस्तान मेरे सहारे, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसको मना कर दिया कि मैंने ऐसी बात कुछ नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के परमाणु बम है, हम पाकिस्तान के साथ। उन्होंने हाइपरसोनिक जो है मिसाइल का भी इस्तेमाल किया अभी इजराइल पर, और इजराइल के पास 90 से अधिक जो है न्यूक्लियस वेपन्स मिसाइल्स हैं। वो चाहेगा तो वहां से भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी सोच है कि ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो वही आइंस्टाइन वाली बात आ जाएगी। उन्होंने कहा था थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ वार, आई डोंट नो व्हाट वेपन विल बी यूज्ड इन वर्ल्ड वार थर्ड, बट आई कैन प्रिडिक्ट इट व्हाट वेपन विल बी यूज्ड इन वर्ल्ड वार फोर्थ स्टोन। मैं ये नहीं जानता कि तीसरे विश्व युद्ध में कौन से हथियार प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन ये अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि चौथे विश्व युद्ध में जो हथियार प्रयोग किए जाएंगे वो होंगे पत्थर। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने से हर एक बचना चाहता है, लेकिन संभावनाएं हर चीज की बनी रहती है, उसको इनकार नहीं किया जाता। लेकिन 99% यह है कि न्यूक्लियर वेपन से फिर किसी का कुछ नहीं बचे। कैप्टन लिटिल हार्ट ने भी कहा था कि यदि इस तरह का कोई युद्ध होता है तो ना युद्ध जीतने वाले को लाभ मिलेगा, ना हारने वाले को। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही सर। कि मिश्रा साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, आखिरी आपका ये कमेंट मैं चाहूंगा, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और दोनों देशों में अभी जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, अब सर आप क्या देख पा रहे हैं और क्या शांति की तरफ ये दोनों देश आगे बढ़ेंगे? अमेरिका का जो हस्तक्षेप है वो किस ओर जाता नजर आ रहा है, जो भी आप ऑब्जर्व कर पाए अभी तक? निश्चित रूप से युद्ध से कभी अंत नहीं होता, बेशक उसके लिए वार्ता ही एक अंतिम उपाय होता है, क्योंकि बातचीत और परामर्श के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। युद्ध तो कभी युद्ध से कभी शांत हुआ ही नहीं, और इसके लिए बातचीत परिचर्चा होगी। लेकिन अभी जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, दोनों अपना दिखाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास, ईरान के पास एरिया बहुत है, सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन इजराइल के पास जो पावर है वो उनके पास है नहीं है। इजराइल जो है इस समय, क्योंकि इजराइल, वो सबसे मेन कारण यह है कि एनपीटी के बहाने बना रहे कि एनपीटी के निकलने के लिए वो विधेयक भी लाना चाहते हैं कि हमें नॉन न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है, उससे हम बाहर आ जाएं किसी तरह से। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए बात तो होगी। देखिए अब ये रूस और यूक्रेन वार भी अब जाके ठंडा हो गया, धीरे धीरे ठंडा होने जा रहा है। अब ये समय हॉट वार पे ये चल रही है, तो धीरे धीरे हर एक का अंत होता है। लेकिन शुरुआत में लोगों पे अपना एक सत्ता का, एक प्रतिष्ठा का एक अहम प्रश्न बन जाता है, उसके कारण इन्होंने बना रखा है। लेकिन इसका भी अंत होगा, ऐसा नहीं है। हमें आशावान होना चाहिए कि ये युद्ध खत्म होगा, लेकिन ये खत्म तब होगा जिसमें बहुत सारी लोगों का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी जानें जाएंगी। वो एक अच्छा संकेत नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, इफ यू विश फॉर पीस अंडरस्टैंड वार। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अमेरिका की क्या इसमें भूमिका रहेगी? जिस तरह से आज हालांकि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई सर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, विक्रम मिस्री साहब का बयान आपने सुना होगा कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता की बात नहीं हुई, भारत का तीसरा कोई देश नहीं बनेगा जो मध्यस्थता हमारी कराए, हम सक्षम हैं। क्या इस पूरे वॉर में इजराइल वर्सेस ईरान में भी एक क्रेडिट की होड़ में कहीं ट्रंप आपको नजर आते हैं? नहीं, वो तो क्रेडिट हमेशा देना चाहते हैं, कहीं भी, चाहे रूस यूक्रेन वाले में हो रहा था, चाहे वो भारत में, हमेशा क्रेडिट लेने की तो चक्कर में रहते हैं। वो अपने हमेशा एक ट्रंप चाल नहीं चल देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा नई चाल देते हैं। आप जब भी कोई कहीं भी देश में कोई विश्व के कहीं घटनाक्रम हो रहा है, उसमें एक अपनी नई चाल चलते हैं। लेकिन इसमें ऐसे अभी, क्योंकि इजराइल को भी उसकी जरूरत है, इसलिए इजराइल भी कुछ नहीं बोल रहा है, और ईरान भी इसलिए नहीं कुछ बोल रहा है कि अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है और इजराइल के साथ खड़ा है, तो उनका विरोध भी नहीं कर रहा है। लेकिन इस स्थिति का एक सही समन्वय होगा। और जो मुझे लगता है जो ट्रंप कर रहे हैं वो ट्रंपबाजी है, हवाईबाजी ज्यादा है, उनका कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जब तक दोनों देश नहीं चाहेंगे तो ट्रंप चाल भी नहीं चलने वाली। तो जब दोनों के बीच में बात होती है, बीच में हाँ समझौते के लिए आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका का इतना वर्चस्व नहीं रहेगा जितना उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिखा रखा है।
निश्चित तौर पर सर बहुत महत्वपूर्ण ये बात है और यही पहलू इस समय मुझे लगता है कि दर्शक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर में जो क्रेडिट लिया था ट्रंप ने, आज वो तो कम से कम एक्सपोज हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आज वर्ल्ड वॉच में हमने बात की कि ईरान और इजराइल वॉर में क्या अगला कदम हो सकता है, आगे क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। कल फिर इसी वक्त मौजूद होंगे, वॉर की कुछ और खबरों को, उसमें क्या अपडेट हुआ है वो सब लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।